तो आज देखेंगे सत्ता की साझेदारी, पॉलिटी से पहला चैप्टर है। सत्ता की साझेदारी को देखने से पहले या समझने से पहले दो देशों का थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक तरफ हम देखते हैं बेल्जियम, जो यूरोप का एक कंट्री है, छोटा सा देश है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं आपके दक्षिण भाग में एक छोटा सा आप ही के पड़ोसी श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बेल्जियम को समझने से पहले या देखने से पहले बेल्जियम की जातीय बनावट को देख लेते हैं कि यहाँ पे बेल्जियम में किस तरह के लोग रहते हैं। तो बेल्जियम देखिएगा यूरोप का एक छोटा सा देश है, काफी छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या हरियाणा से भी आधी है। हरियाणा से भी इसकी जनसंख्या कम है और इसकी जो सामाजिक बनावट है वो बड़ी ही जटिल है। जटिल कैसे है? यहाँ पे रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? डच भाषा। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच मीन्स फ्रांस वाला जो भाषा होता है उसको फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषा की है और 20% डच भाषा की है। अब ब्रुसेल्स कौन है? जो उसकी राजधानी है ब्रुसेल्स, ये इसमें जो 80% आबादी है वो कौन सी है? फ्रेंच है। बाद बाकी पूरे देश में 40% लोग ही फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन राजधानी में कितने प्रतिशत फ्रेंच बोलते हैं? 80%। पूरे देश में 60% के आसपास डच बोलते हैं, बट राजधानी में 20%। इसके अलावा फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक है लेकिन ज्यादा समृद्ध है। अल्पसंख्यक का मतलब हुआ कि जनसंख्या में वो कम है फ्रेंच लोग, लेकिन अमीरी के मामला में ज्यादा हुए लोग अमीर हैं डच और जर्मन की तुलना में। अब उसी और देख लेते हैं श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। अच्छा एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा एक चीज और, ये है आपका ब्रुसेल्स, ठीक है, ये है आपका वेलोन, ये वाला एरिया जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग रहते हैं। यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं सबसे ज्यादा? फ्रेंच, जो 40% है, ठीक है। ये है आपका जर्मन भाषी, जहाँ पे 1% लोग जो जर्मन रहते हैं, ये है। और ये जो है आपका डच भाषी, फ्लेमिश एरिया का कौन सा है? डच भाषी। यूरोप के बेल्जियम में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? डच की। सबसे कम जनसंख्या है जर्मन की। सबसे इसके बाद कम जनसंख्या किसकी है? जर्मन से ज्यादा किसकी जनसंख्या है? और डच से कम किसकी है? फ्रेंच की। फ्रेंच अल्पसंख्यक है लेकिन ज्यादा अमीर है, लेकिन ब्रुसेल्स में फ्रेंच की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब दूसरी ओर देख लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट, ये रहा श्रीलंका। ये एक द्वीपीय देश है, जानते हैं कि ये भारत और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। बहुत ही छोटा देश है। यहाँ पे करीब 2 करोड़ के लगभग आबादी है, जो लगभग भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं, जैसे सिंहली भाषा के लोग रहते हैं, जैसे तमिल भाषा के लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, कुछ मुस्लिम रहते हैं। जैसे देश की आबादी का 74% भाग सिंहली का है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा है जनसंख्या में? सिंहली। तो इसको बहुसंख्यक बोलेंगे। जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है उसको बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक से जो भी कम है उसको क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। जबकि 18% लोग क्या है? तमिल है। इसमें भी 2 तरह के तमिल है, एक नेटिव तमिल और जो कुछ दिन के बाद गए हैं तमिल। बाकी अन्य जो है 74-18 कितने हो गए? 92%। इसके अलावा भी कुछ ईसाई और मुसलमान लोग हैं यहाँ पे। ये आपने देखा 2 तरह के देशों को आपने देखा, एक आपने देखा बेल्जियम को और एक देखा आपने श्रीलंका को। बेल्जियम में भी कुछ आपको देखा कि जातीय बनावट भैया डच ज्यादा है, फ्रेंच कम है, उससे भी कम जर्मन है। लेकिन फ्रेंच कम है लेकिन शक्तिशाली है। शक्तिशाली का मतलब क्या है? समृद्ध है, धनी मनी है। उधर आपने देखा कि भैया 74% सिंहली है और 18% तमिल है। अब देखिए बेल्जियम क्या समझदारी अपनाएगा। बेल्जियम क्या करेगा कि भाषाई विविधता यहाँ पे है। जब भाषा का विविधता होता है तो दोनों का कल्चर भी अलग अलग हो जाता है। जैसे मुस्लिम और हिंदू में देखिए कल्चर डिफरेंस कितना है, भाषा का भी है, धर्म का भी है, लेकिन कल्चर डिफरेंस है कि नहीं? तो भाषा के आधार पे भी है ना, कल्चर डिफरेंस भी होता है, और ये कल्चरल झगड़ा का वजह भी होता है, और राजनीतिक पॉलिटिकल झगड़ा का भी ये वजह होता है। तो इसके चलते बेल्जियम ने क्या किया, समझदारी क्या दिखाई? 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत थे परंतु राजधानी में अल्पमत थे। 1950-60 के दशक में क्या हुआ? इन दोनों समूहों के बीच, डच और फ्रेंच के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय अंतरों से मतभेदों को दूर किया। क्या किया उन्होंने? तो 1970 से 93 के बीच में बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए।
कितने संशोधन किए? 4 संशोधन। कि जिनको उनके देश में साझेदारी नहीं मिल रही है, पावर में शेयरिंग नहीं मिल रहा, उनको पावर में शेयरिंग देंगे। कि किसी को भी बेगानेपन का एहसास ना हो, उन सबको लगे कि हम अपने ही देश में रह रहे हैं और मिलजुल कर रह सके। सारा विश्व बेल्जियम की समझदारी की दाद देता है। तो भाई क्या समझदारी था, तो देख लेते हैं। टकराव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए 1960 और 70 में, क्या क्या हुआ वो समझ गए ना। जर्मन भाषा लोग कितने थे? 59%। जर्मन नहीं, डच। 40% कौन था? और 1% कौन था? जर्मन। लेकिन ब्रुसेल्स में कहानी अलग थी। राजधानी में 80% कौन थे? फ्रेंच। और शेष कौन थे? डच थे। समझे? तो टकरावट बनने लगा तो क्या हुआ, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। मतलब जो असेंबली है, जो केंद्र सरकार है, उसमें दोनों का मंत्री एक जैसा बनेगा। 10 इसका बनेगा तो 5 उसका बनेगा तो 5 उसका बनेगा। जैसे अभी दक्षिण अफ्रीकी की टीम में आप देखिएगा, खिलाड़ी का ना 6-5 का संख्या निर्धारित है। 6 काले रहेंगे तो 5 गोरे रहेंगे। काले बोलना गलत बात है, 6 अश्वेत रहेंगे तो 5 श्वेत रहेंगे। इससे कम का वो डिफरेंस नहीं हुआ। तो इसमें भी संख्या क्या कर दिया, आधे आधे। तो फ्रेंच वाला भी 40% है वहाँ, या वहाँ पे 80% है, लेकिन संख्या में तो मंत्री में पावरफुल पोजीशन पे तो है इक्वल। अनेक शक्तियां, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी। अब ये 2 इलाके क्षेत्रीय सरकार कौन सी है, तो जल्दी से देख लीजिए। तो यहां पे भी एक क्षेत्रीय सरकार बनेगा और इस वाले में भी। तो केंद्र सरकार ने अपनी जो महत्वपूर्ण शक्तियां है, कुछ इन इलाकों को दे दिया, कुछ इन इलाकों को दे दिया कि भाई आप अपने अपने हिसाब से अपना कानून बनाइए। क्लियर है? ब्रुसेल्स में अलग सरकार है। अच्छा, पूरे देश में एक अलग सरकार है। ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार है। इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया है। दोनों समुदायों को मतलब फ्रेंच और डच को समान प्रतिनिधित्व दिया, और यानी कि झगड़े को खत्म ही कर दिया गया। एक नए तरीके का सरकार का निर्माण किया, जिसको बोला गया सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या करता है, इनका जो चुनाव है ना संबंधित भाषा लोगों द्वारा होता है। यानी कि फ्रेंच का सामुदायिक सरकार का निर्माण में कौन चुनेगा, फ्रेंच लोग। डच के सामुदायिक सरकार को डच लोग, क्योंकि डच अपने कल्चर को बेहतर जानते हैं, फ्रेंच अपने कल्चर को बेहतर जानते हैं। तो उनके जैसा नीति निर्माण हुए लोग पॉलिसी स्ट्रक्चर वे कर सके। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां होती है। तो डच लोगों ने टकराहट को कैसे मिटाया, 4 संशोधन किए और सभी को समेट लिया। केंद्र सरकार में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिया। ब्रुसेल्स में अलग सरकार बना, इक्वल मंत्री बना दिया। तो ये सब उन्होंने किया। अनेक शक्तियां क्षेत्रीय राज्यों को दे दिया। तो इन्होंने अपना टकराहट रोका। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। तो श्रीलंका ने देखा, देखते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, देश जो है पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक थे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली बहुसंख्यक थे। तो भाई पूर्वी किधर होगा, पूर्वी इस साइड वाला इलाका को पूर्वी बोलते हैं। बात समझ गए ना। इस साइड तमिल ज्यादा थे और 74% सिंहली। तो भाई मेजर कंट्री में कौन से भाषा के लोग हैं, सिंहली। तो क्या हुआ, श्रीलंका में लोग चाहते तो यहाँ भी बेल्जियम की भांति अपनी जातीय मसलों को कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने संख्या का फायदा उठाया और अपना जो चीज था वो तमिलों पे क्या कर दिया, थोप दिया। और इसके चक्कर में क्या होने लगा, वहां पे गृह युद्ध क्या होता है उसको भी समझ जाते हैं थोड़ा सा। गृह युद्ध क्या होता है, या सिविल वॉर इसको कहा जाता है। सिविल वॉर कुछ नहीं होता है, किसी देश या मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई, मतलब सरकार के खिलाफ कोई समूह जो है लड़ाई छेड़ दे। वो भी कौन सी लड़ाई, हिंसा वाली लड़ाई छेड़ दे, और वो बाद में आपको लगे कि ये बड़े पैमाने पे फैल गया, लगे कि युद्ध जैसा हो रहा है वहां, तो उसी को क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। समझे? तो उसको क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। तो भैया देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद में क्या क्या हुआ। सबसे पहले समझते हैं बहुसंख्यकवाद होता क्या क्या। देखिए, मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, श्रीलंका में बहुसंख्यक का मतलब 74% जनसंख्या किसकी है, सिंहली की। तो सिंहली क्या हो गया यहाँ पे, बहुसंख्यक। समझ गए, बहुसंख्यक है तो वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है।
और इससे क्या होगा, वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। मतलब इसकी इच्छा और जनता अल्पसंख्यक समुदाय का जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको वैल्यू नहीं करेगा और अपने ही कल्चर ट्रेडिशन को वैल्यू करेगा। तो इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक लोग दबेंगे ना। तो यही हुआ, इन्होंने कुछ 1956 में कुछ कानून बनाया। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित कर दी कि भाई सिंहली भाषा जो लोग बोलते हैं वो सबसे ऊपर है, तमिल वाले नीचे है। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, नए संविधान में यह प्रावधान कर दिया कि बौद्ध मठ को संरक्षण दिया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो बौद्ध का मठ है, जहाँ पे सिंहली लोग एक तरह से बौद्धिस्ट ही थे, उनको मंदिर मतलब मठ बनेगा और उनको राज्य जो है पैसे उससे भी देगा। सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता दी गई कि जिनको सिंहली भाषा होता है उनको एडमिशन दो, जिनको सिंहली भाषा होता है उनको नौकरी दो। बात समझे? तो भाई जिनको सिंहली भाषा होगा उन्हीं को नौकरी मिलेगा, जिनको सिंहली भाषा होगा उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। तो फिर तमिल क्या करेंगे? बात समझ रहे कि नहीं? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। एक ही भाषा भाई सिंहली, यानी कि सिंहली जिसको नहीं आता है या सिंहली में डिग्री नहीं है तो उसको कुछ काम वाम, सरकारी नौकरी उकरी या एडमिशन नहीं मिलेगा, जिससे तमिलों की अवहेलना हुआ कि नहीं। अब एक ही भाषा को आप ज्यादा दे दोगे, वैल्यू दे दोगे, तो तमिलों ने मांग की कि आप हमें एक स्वायत्त सरकार दे दीजिए या हमें कुछ अधिकार दीजिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं किया और इसके चक्कर में तमिलों ने एक लड़ाई छेड़ दी। लड़ाई किस में बदल गया? गृह युद्ध में बदल। तो सत्ता की साझेदारी कहती क्या है? आपने देखा कि बेल्जियम के पास भी जाती है, बनावट थोड़ा जटिल था तो बेल्जियम ने क्या किया, 4 संशोधन किए और सबको पार्टनरशिप दे दिया। लेकिन श्रीलंका ने तमिलों को पार्टनरशिप या साझेदारी नहीं दी। तो सत्ता की साझेदारी क्या कहती है? किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई कि डच बहुसंख्यक थे लेकिन उन्होंने फ्रेंच वाले को भी साझेदारी दी। राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच बहुसंख्यक थे और डच क्या थे? अल्पसंख्यक थे, फिर भी उन्होंने डच वाले को सत्ता में भागीदारी दी, यानी कि सत्ता में भागीदारी या साझेदारी दी। तो यही कहता है कि किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में जब होती है तो उसी को हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है जब एक ही कम्युनिटी सत्ता में रहे और दूसरी कम्युनिटी सत्ता में नहीं रहे। तो सत्ता का मूल मंत्र ही है, लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है और यह हिस्सा भागीदारी द्वारा ही संभव होता है। हम जो वोट डालते हैं, हमारे कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है तो हमको लगता है कि हमारी बात रखी जा रही है। इसी प्रकार शासन व्यवस्था में नागरिकों को बस इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए कि कैसे शासन चलेगा। अब देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि बेल्जियम में जातीय बनावट अलग अलग थी, फिर भी उन्होंने अपने डच को फ्रेंच को साझेदारी दी, पार्टनरशिप दिया सत्ता में। सत्ता का मतलब पावर। श्रीलंका में उन्होंने सिंहलियों ने तमिलों को पावर नहीं दिया और इसके चक्कर में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, सिविल वार हो गया। तो बात यह उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हमें क्यों सत्ता में सबको पार्टनरशिप बनाना है। तो इसके दो उत्तर हैं। एक तो है युक्तिपरक, युक्तिपरक मतलब लॉजिकल कि भाई इसका लॉजिक है, और एक उसका उत्तर है नैतिकता कि भाई मॉरल है। बात समझे? आप अपने बुजुर्ग, अपने मम्मी पापा की बाद में सेवा करिएगा तो इसके भी तो दो है। एक तो आपका युक्ति है, भाई लॉजिक है कि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए क्या कि आप भी उसका सेवा कीजिए। और दूसरा उसका मॉरल ड्यूटी भी है ना आपका कि बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, आपके पापा मम्मी हैं, तो दोनों चीज होता है ना, तो मॉरल भी लॉजिकल भी। तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसका लॉजिकल तर्क यह है कि भाई विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव जो होगा उसका अंदेशा हम कम हो जाएंगे। सबको अगर साझेदारी मिल गया तो टकराव इन दोनों में, इन लोगों के बीच में नहीं होगा। और जब टकराव नहीं होगा तो कोई भी चीज जो है अस्थायित्व के लिए होगी। अस्थायित्व मतलब अस्थायी तौर पे रहेगा। जैसे बेल्जियम में टकराव नहीं हुआ तो सरकार आराम से चली, लेकिन गृह युद्ध हो गया, श्रीलंका फंस गया। कहीं पे अगर आपके घर में झगड़ा होता है तो चीजें ठीक रहती है या खराब हो जाती है? खराब हो जाती है। अगर देश के बीच में अगर ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। अगर सोचिए कि बाप में और बेटा में, बेटा जवान हो गया, बाप तो खैर जवान है, ये है बूढ़ा हो रहा है, इन दोनों में नहीं पट रहा है तो घर का माहौल अच्छा रहेगा? तो यही होता है जब दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो रहा है, चाहे पापा मम्मी के बीच में ही लड़ाई झगड़ा चलता है, तो क्या माहौल ठीक रहता है? नहीं।
तो इसका मतलब ये है कि देश में भी जब लड़ाई झगड़ा का माहौल होता है, टेंशन का माहौल होता है, तो चीजें ठीक नहीं रहती है। तो इससे क्या होगा, टकराव का अंदेशा कम होगा और अस्थायित्व ज्यादा रहेगा। नैतिक तर्क क्या है? नैतिक तर्क यह है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र की नेसेसरी भाव है। भाई आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं उस देश में हो ना, वो लोग भी तो वोट दे रहे हैं, इन लोगों का भी देश है ना। तो जितना आपका देश है उतना ही इन लोगों का देश है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब नहीं कि संख्या में कम है वे लोग तो इनको आप पार्टनरशिप नहीं देंगे। जितना आपका देश है आप जिसका उतना ही उन लोगों का भी देश है। लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े हुए हैं और इनको लगता है कि हमारा सरकार है। याद कीजिए पृथक निर्वाचन में सिर्फ मुसलमानों को ही खड़ा होने का, वोट देने का अधिकार था। तो जो लोग वोट नहीं दे पाते उनको लग रहा होगा कि हम अपने देश में हैं, नहीं लगता होगा। लोगों को अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि प्रशासन का शासन किस तरह से चलेगा। लोग आप पे शासन करेंगे और आपसे सलाह ही नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा? इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे सलाह लिया जाएगा, मतलब आपके कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो जानते हैं ना कि बेहतर क्या होगा। तो ये है इसका दो तर्क, लॉजिकल और मोरल। अब बात करते हैं सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आवश्यकता क्यों है। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रहे, आपने देखा हिंसा नहीं होगी, स्थिर रहेगी, स्थायित्व रहेगा, तो इससे सौहार्द, भाईचारा और शांति बनी रहेगी। सत्ता की साझेदारी के लिए जरूरी और किसी भी देश को टकराव को कम करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ये पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। बहुसंख्यक के आतंक का खतरा का मतलब है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी जनसंख्या के बल पे किसी भी सरकार में बहुमत में आ सकता है, अब वो अल्पसंख्यक को कुचलना स्टार्ट कर सकता है। तो बहुसंख्यक का खतरा हमेशा किसी भी सरकार में बना रहता है, लेकिन अनजाने में वो खुद के लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। तो बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह कर देता है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। इसलिए आप देखिएगा कि भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक का अधिकार, है ना। इसलिए हमने अल्पसंख्यकों को क्या किया, अपने संविधान में, अपने सरकार में साझेदारी बनाया, एक पार्टनरशिप दिया। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। इसलिए कहा जा सकता है लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी दो कारण होते हैं, एक समझदारी भरा कारण और एक नैतिक कारण। जो आपने देखा, समझदारी भरा कारण टकराव कम होगा, स्थायित्व रहेगा। नैतिक कारण भाई उनका भी देश है, बस समझे। तो ये वाली बात, सत्ता की साझेदारी के समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना। तो ये साझेदारी की आवश्यकता है। भारत में आप देखते हैं सत्ता की साझेदारी कैसी है, तो भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। भारत में कौन सा शासन है, लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि एक सरकार को चुनती है, जैसे हमने सांसद बनाया, ये सांसद का समूह क्या करेगा, बहुमत में आएगा और एक नेता को चुनेगा जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो ये प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह एक चुनी हुई सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नए नियम बनाती है या नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन होता है, प्रजा। तो हम लोग वोट डालते हैं तब ना हम कहते हैं ये हमारी सरकार है, तो ये हमें साझेदारी मिला है ना। मान लीजिए वोट देने का ये अधिकार खत्म कर दिया जाए तो हमको लगेगा कौन क्या कर रहा है हमको पता नहीं है। आज ये सरकार अच्छा काम करेगी तो हम फिर से चुन के भेजेंगे, यानी कि वोट डाल के। खराब काम करेगी तो नहीं चुनेंगे। तो ये तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमारे वोट का कीमत है या नहीं है। तो एक समुचित लोकतंत्र सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान मिले। मतों का मतलब वोटों का उचित सम्मान मिले। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। तो अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में इसलिए है सत्ता का बंटवारा, यह हम संघवाद चैप्टर में देखेंगे किस तरह से। तो देखिए भारत में सत्ता का बंटवारा किस तरह से किया गया। आप जानते हैं भारत में लोकसभा है, लोकसभा में संसद है, सॉरी भारत में संसद है, पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा है और क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा में 543 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट है। ये तो है ही जिसको हम सांसद बोलते हैं।
इसके अलावा अब जानते हैं हर राज्य में विधानमंडल है, हर राज्य में सीएम होता है ना, हर राज्य में विधानमंडल है, तो यहाँ से विधायक चुन के आते हैं। तो देखिए इसके अलावा महिलाओं को आरक्षण है, एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण है कि नहीं। इसके अलावा एक और सरकार है जिसको हम पंचायत स्तर पे कहते हैं, नगर निगम का सरकार, मेयर चुनते हैं, वार्ड कमिश्नर चुनते हैं, जो हम आगे में पढ़ेंगे। तो इन सबको क्या दी गई है, भागीदारी दी गई है ना। अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ, महिला आरक्षण बिल पास हुआ कि महिलाओं को और भी भागीदारी मिलेगा, क्योंकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 50%, लेकिन लोकसभा में 8% महिला है, तो इसको कितना भागीदारी दिया गया 33%। अब आते हैं सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। तो दो तरह से साझेदार बनता है, एक ऊर्ध्वाधर वितरण जिसको हॉरिजॉन्टल ये कहते हैं वर्टिकल, और एक होता है क्षैतिज वितरण जो होता है हॉरिजॉन्टल। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होता है, विभिन्न स्तरों में सत्ता का वितरण होता है। एक सबसे ऊपर कौन सा सरकार रहेगा, केंद्र सरकार, देश के ऊपर हर स्टेट में एक अलग अलग सरकार है, और फिर एक स्थानीय सरकार होती है जिसको हम कहते हैं स्थानीय निकाय, जैसे वार्ड कमिश्नर, मुखिया, मेयर, समझे, ये सब होता है स्थानीय सरकार। तो तीन तरह का है। तो सबसे ऊपर कौन हो गया केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार कम, राज्य सरकार ज्यादा, स्थानीय सरकार उससे भी ज्यादा। और स्थानीय सरकार में 50% कहीं कहीं स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को कि 50% सीट पे कौन खड़ा होगी, महिला। कम से कम 1/3 सीट, 33% सीट दिया है, लेकिन कहीं कहीं बिहार जैसे राज्यों में 50% सीट दिया गया है। अब क्षैतिज वितरण क्या है, क्षैतिज वितरण है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये इसमें क्या था, वर्टिकल था, ऊपर में केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, यहाँ पे तीनों एक जैसा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, कानून का निर्माण करना। अब विधायिका में लोकसभा में लोकसभा और राष्ट्रपति आता है। कार्यपालिका का काम क्या है, जो कानून बना है उसका क्रियान्वयन करना, कानून को लागू करना। इसमें कौन कौन आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाह IAS अफसर सब। न्यायपालिका भाई जो कानून बना है उसको देखना सही है या गलत है, संविधान को इंटरप्रेट करना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य जिला और सत्र न्यायालय जो आता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, इन सब में आता है। समझे, इस तरह से हमने सत्ता की साझेदारी दी हुई है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई समूह, धार्मिक समूह के बीच में सत्ता का वितरण होता है, जिसको बेल्जियम में हमने देखा सामुदायिक समूह। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का भी वितरण होता है। कैसे, सरकार पे दबाव डालती है कि भाई आप ये काम करो, जिसको हम बोलते हैं सरकार पे जब कोई चीज दबाव डालती है ना तो उसको बोलते हैं दबाव समूह। जैसे 2 साल 3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने सरकार पे दबाव डाला तो उसको क्या बोला गया, दबाव समूह, दबाव डाला गया। और राजनीतिक पार्टी जो देखती है ये दबाव डालती है सरकार पे, तो दबाव डाल के अगर सरकार से काम करवा रही है तो इसका मतलब सरकार इसकी बात सुन रही है, इसका मतलब क्या है, वो सत्ता में साझेदार है। क्योंकि सरकार को भी डर है, अगर इसका बात नहीं करेंगे वो वोट नहीं देगा तो हम सत्ता से बाहर चले जाएंगे, तो उनके वोट का क्या है, वैल्यू है कि नहीं। तो इसका मतलब सत्ता में साझेदार है। यही है ऊर्ध्वाधर वितरण, ये जो हमने पढ़ा था ये वाला। इसमें देखिए क्या होता है इसका, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में सत्ता का बंटवारा होता है। क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। अंदर समझिए, अंतर आ जाएगा। यहाँ पे उच्चतर से निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। सबसे उच्च में कौन होगी, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर स्थानीय सरकार। लेकिन यहाँ पे ऊंचा से निम्न नहीं है, यहाँ पे सब क्या है, एक ही स्तर पर, यानी कि सब यहाँ पे क्या है, इक्वल है, एक समान है। समझे, यहाँ पे निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करते हैं, यानी कि जो उच्च लोग हैं वो निम्न वाले को कंट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक अंग एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, भाई तू आगे नहीं खराब करेगा ना, तू खराब करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।